Good evening, students. I am Nihar Dahake, Assistant Professor, Zulekha College of Commerce, Science and Technology. And today I am taking your new chapter, Valuation of Shares. Okay. So, valuation of shares जो होता है, इसमें तीन टाइप्स है. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमें जो शेयर वैल्यूएशन करनी है उसके तीन मेथड्स दिए हुए हैं. तो उन तीन मेथड्स के बारे में हम इस चैप्टर में या इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर. फर्स्ट मेथड इज नेट एसेट मेथड या इसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. ठीक है. अब ये क्या होती है मैं आपको बाद में बताता हूं. पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेथड होती है, उसके बाद हम इसके डिटेल्स में जाएंगे. दूसरी मेथड है यील्ड मेथड. ये यील्ड वैल्यूएशन मेथड भी उसे बोला जाता है. ठीक है. तीसरी मेथड है फेयर वैल्यू मेथड. तो ये फेयर वैल्यू मेथड मतलब नेट एसेट और यील्ड का एवरेज निकाल के आप फेयर वैल्यू निकाल सकते हो. तो इस फेयर वैल्यू मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको पहले नेट एसेट मेथड और यील्ड मेथड से वैल्यूएशन करना जरूरी है. उसके बगैर आप फेयर वैल्यू मेथड का कैलकुलेशन नहीं कर सकते. शेयर्स का कैलकुलेशन फेयर वैल्यू मेथड से नहीं कर सकते. तो सबसे हम पहले देखेंगे नेट एसेट मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. ओके. अब इसके नाम में ही आपको पता चल जाता है कि नेट एसेट मेथड का मीनिंग क्या है. नेट एसेट मेथड का मीनिंग क्या है, तो इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ है. मैंने आपको प्रॉब्लम्स के साथ नोट्स भी दिए हैं. उसमें आपको डिफरेंट फॉर्मूलेस दिए हुए. तो सबसे पहले जो आपकी नेट एसेट मेथड है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको फॉर्मूला दिया हुआ है पहली मेथड का, दैट इज नेट एसेट मेथड. इसका फॉर्मूला दिया हुआ है वैल्यू पर शेयर इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. ओके. यही फॉर्मूला दिया हुआ है. अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें नेट एसेट्स क्या होती है ये भी पता रहना जरूरी है. उसके बगैर हम यहाँ पे शेयर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या जरूरी है, नेट एसेट्स. तो नेट एसेट्स कहां से कैलकुलेट करेंगे. ऑब्वियसली प्रॉब्लम दिया तो कभी कभी प्रॉब्लम में दिया रहेगा आपको कि नेट एसेट्स दी हुई है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. पर वो 3 या 4 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आ सकता है. बट इतना सिंपल रहेगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वैल्यू पर शेयर या वैल्यूएशन ऑफ शेयर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नेट एसेट जो होती है वो आपको दिया हुआ नहीं रहता, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट दी हुई रहती है जिसके बेसिस पे आपको क्या निकालना होता है, नेट एसेट्स. तो नेट एसेट्स निकालने के लिए जो प्रोफार्मा जरूरी है वो भी मैंने आपको आपके नोट्स में दिया हुआ है. देख लीजिए आप. दिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स. ठीक है. अब ये जो प्रोफार्मा है मैं यहां पे फिर से नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी वो दे दिया है मैंने नोट्स में. ठीक है. आपके पास सभी के पास वो नोट्स होंगे ऐसे मैं आशा करता हूं. तो वो आपके पास है. तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेट एसेट. तो कैसे कैलकुलेट होता है, नेट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग व्हाट. एक्सक्लूडिंग क्या, टोटल एसेट तो लेना है लेकिन आपको बाकी चीजें छोड़ के लेना है जो एक्सक्लूडिंग में बोला गया है. क्या क्या चीजें हैं एक्सक्लूडिंग में, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स. मैं कॉमन नाम दे दूंगा इसको फिक्टिशियस एसेट्स. अब ये फिक्टिशियस एसेट्स में बहुत सी चीजें आती है, 3-4 आइटम्स आते हैं जो आपको ऑलरेडी मैंने आपके नोट्स में बताए हुए हैं. जो फिक्टिशियस होती है आपकी एसेट जो होती है उसमें कुछ एसेट्स फिक्टिशियस होती है जो नाम की होती है. इसका कोई भी एसेट के इसमें काम नहीं होता लेकिन एज पर रूल्स को शो करना पड़ता है, इसलिए कंपनी अपने बैलेंस शीट में उसको शो करती है. तो ऐसी कौन कौन सी एसेट्स है जो फिक्टिशियस है. तो फिक्टिशियस एसेट्स में पहले आता है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ऑब्वियसली फिक्टिशियस एसेट्स है क्योंकि वो एसेट है ही नहीं एक्चुअल में. इट इज व्हाट, इट इज एक्सपेंसेस. बट एक्सपेंसेस किस प्रकार के, तो जब आपने कंपनी फॉर्म की है उसके पहले
फॉर्म करने के पहले। फॉर्म करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस हो गया, वो जो भी एक्सपेंसेस है, अभी तक कंपनी फॉर्म नहीं हुई है लेकिन उसको फॉर्म करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो वो एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी के प्राइमरी लेवल पे किए जाते हैं। अब ये एक्सपेंसेस एक साथ तो हम राइट ऑफ नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है। आज कंपनी स्टार्ट हुई और आप एक साल में पूरे 1 करोड़ का एक्सपेंस हो गया और आपने पहले साल के 25 लाख के प्रॉफिट में उसको राइट ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं, पूरा का पूरा क्या दिखेगा, लॉस। तो इस वजह से हम उसको पहले साल में राइट ऑफ नहीं करते, धीरे धीरे उसको हर साल के बैलेंस शीट में कम करते जाते हैं राइट ऑफ के नाम से। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में शो करते हैं और उसको राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। धीरे धीरे ये कांसेप्ट हम बाद में देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा मुद्दा क्या है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स है। अगर हम नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को नहीं लेना है। दूसरा क्या है, दूसरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट नॉट राइट ऑफ। अगेन ये भी एक्सपेंसेस है, जस्ट लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं लेकिन बैलेंस शीट में शो किए जा रहे हैं, तो उसे भी क्या कहा जाता है, उसे भी फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है, क्योंकि वो एसेट साइड पे, जबकि उसका एसेट के नाम पे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, तो शेयर इशू करने के लिए अंडरराइटर जो होते हैं उनको कमीशन दिया जाता है। ये कंसेप्ट भी हम बाद में देखेंगे। सिर्फ ध्यान में आपको क्या रखना है कि ये आइटम्स को नहीं लेना है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है लेकिन उसको एसेट साइड में शो किया जाता है, क्योंकि ये एक साल में खत्म होने वाले एक्सपेंसेस नहीं है। इसको हर साल थोड़ा थोड़ा खत्म करना पड़ता है, जैसे हम डेप्रिसिएशन करते हैं एसेट का, उसी तरह से। ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया। और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इसका कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस अगर प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है तो इट मींस व्हाट, कि वो प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर का लॉस है। लॉस है तो ऑब्वियसली उसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है, यानी आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। और अगर वो प्रॉफिट होगा, इस साल अगर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली कहां पे जाता है, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिट हमारी लायबिलिटी इंक्रीज करता है, तो इसलिए उसको लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। Okay, so these items are generally considered as fictitious asset. तो ये आइटम्स अगर आपको बैलेंस शीट में दिए तो उसको छोड़ देना। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे ट्रेडमार्क हो गया या और कुछ एसेट्स हो गई, तो फिक्टिशियस एसेट्स मानी जाती है, तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। सॉरी, ट्रेडमार्क नहीं होता है, और कुछ एसेट जैसे रहेगी अगर XYZ टाइप की, तो वो भी हम उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल एसेट्स में से माइनस किया जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है, जस्ट अ सेकंड। मोबाइल साइलेंट पे कर देता हूं, डिस्टर्बेंस नहीं हो आपको भी और मुझे भी। ओके, थैंक यू। सो एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है, तो जब हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटीज में भी दो टाइप की लायबिलिटीज होती है हमारी। अब वो हम करंट लायबिलिटीज या फिक्स लायबिलिटीज उस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज की अगर बात करते हैं तो लायबिलिटीज की जो मेजर दो टाइप्स है, ये एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, अब इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है, पता है? पता है आपको? बताइए। ऑब्वियसली आप बता नहीं सकते, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ और आप तो यहाँ पे बैठे भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बता नहीं सकते। अगर आप होते तो मुझे पता है कि आप बता देते कि सर ये इंटरनल लायबिलिटीज है और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटीज मतलब क्या? तो जो लायबिलिटी कंपनी की इंटरनल है, मतलब कंपनी की खुद की लायबिलिटी जो है उसको कहा जाता है इंटरनल लायबिलिटीज। कंपनी के द्वारा जनरेट की गई और कंपनी को उसका जो पे ऑफ करना है कंपनी के ओनर्स को कंपनी द्वारा, उसको कहा जाता है इंटरनल लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं तो शेयर कैपिटल।
ये इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि शेयर कैपिटल किसका होता है? ओनर्स का। ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स किसके होते हैं? कंपनी के। तो कंपनी के ओनर शेयर होल्डर, उनका शेयर, तो ऑब्वियसली ये इंटरनल लायबिलिटी। बाहर के लोग हैं क्या? नहीं, तो ये इंटरनल लायबिलिटी। दूसरा हो गया, दूसरा आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। देखिए फिक्टिशियस में डेबिट आता था, लायबिलिटीज में इंटरनल में आता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये अपना करंट ईयर का प्रॉफिट है जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये भी हमारी इंटरनल लायबिलिटी, हम कंपनी के ओनर है, प्रॉफिट भी हमारा है, तो हमारी लायबिलिटी हो गई, यानी हमको ही वो रिटर्न मिलेगा, बाहर वालों को देना पड़ेगा क्या? नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। इसके बाद क्या आता है? नंबर 3, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या होता है कि हम अपने प्रॉफिट में से कुछ एक पोर्शन निकाल के अलग से रख देते हैं कि इन फ्यूचर कभी कुछ कंटिजेंसीज अराइज होती है तो उसका पे ऑफ हम कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रिजर्व निकाल के रखते हैं। तो ये रिजर्व भी किसका है? हमारा। ऑब्वियसली हम अपने प्रॉफिट में से हमारे लिए निकाल के रख रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? इंटरनल लायबिलिटी हो गया। सीधी सी बात। अब ये कॉमन आइटम है, इसके अलावा ठीक है एक आध दो पूछेगा तो पता नहीं, लेकिन ये कॉमन आइटम है, ध्यान में रखिए। इंटरनल वैसे तो हमें इंटरनल ध्यान में नहीं रखना है, हमें जनरली ध्यान में रखना है एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन कभी-कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि इंटरनल लायबिलिटी क्या है और एक्सटर्नल क्या है। कुछ आइटम दिए रहते हैं, उसमें से ये पर्टिकुलर आइटम क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी है, समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हमें इंटरनल लायबिलिटीज भी पता होना जरूरी है। उसके बाद है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या है? तो पहली चीज है एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आती है क्रेडिटर्स। बोलो बोलो, क्या आता है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब अगर हमने या कंपनी ने किसी से गुड्स परचेज किया और उसको इन फ्यूचर पैसा देना है तो वो क्रेडिटर्स कहलाता है। ऑब्वियसली वो बाहर का व्यक्ति है, बाहर वाला है, उसको पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। दूसरा बैंक लोन। अब बैंक लोन की बात आप करोगे तो बैंक भी कंपनी का खुद का होता है क्या? नहीं, वो भी कौन है? आउटसाइडर है, एक्सटर्नल है, उससे हम लोन ले रहे हैं, उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो भी क्या लायबिलिटी हो गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? उसके बाद तीसरा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ये भी बैंक लोन का एक दूसरा टाइप है, बस बाकी कुछ नहीं। बैंक तो ऑब्वियसली बाहर वाला ही है ना, एक्सटर्नल है ना, तो उसकी लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसके बाद नंबर 4 है इनकम टैक्स प्रोविजन। इनकम टैक्स प्रोविजन, ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी का होता है? नहीं, किसका होता है? बोलो, किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और गवर्नमेंट एक्सटर्नल है, कंपनी का खुद का नहीं है गवर्नमेंट, किसका है? एक्सटर्नल है गवर्नमेंट, तो उसकी भी लायबिलिटी क्या हो गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई, तो इसलिए वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी में आता है। तो ये जनरली, और इसके अलावा कुछ वर्कमेंस कंपनसेशन फंड वगैरह होते हैं जो भी, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी में आता है। तो बाद में पढ़ेंगे, अगर प्रॉब्लम में आता है तो देखेंगे। जनरली मैंने आपको दिया हुआ एक्सटर्नल लायबिलिटीज में, आपके नोट्स में आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल लायबिलिटी जनरली होती क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बस नेट एसेट निकालते वक्त टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करना है। लेकिन जब आप टोटल एसेट्स के बारे में बात करते हो तो उसमें कौन कौन से एसेट्स को छोड़ना है? फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देना है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट नॉट राइट ऑफ है, अंडरराइटिंग कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट मतलब लॉस। ठीक है, ये आइटम्स को छोड़ देना, उसको नहीं लेना, इसके अलावा जो एसेट्स रहेगी वो लेना है। और लायबिलिटी साइड में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज में एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब कौन सी लायबिलिटीज? जो बाहर वाले का पैसा जो हमको पे ऑफ करना है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इसको माइनस करेंगे तो आपको नेट एसेट्स मिल जाएगी। अब ये जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे आपको दो टाइप के वैल्यूज कभी कभी दी रहती है। एक रहती है बुक वैल्यू, और एक होती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता है बुक वैल्यू क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होता है? ऑब्वियसली पता नहीं होगा, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी मैं आपको बता ही रहा हूं।
कि बुक वैल्यू क्या होता है। तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें आपके एसेट की जो वैल्यू होती है उसे बुक वैल्यू कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट में आपकी मशीनरी है, उसकी कीमत है 1,25,000, तो दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है। बैलेंस शीट में दिया हुआ वैल्यू, इसे क्या कहा जाता है? बुक वैल्यू। ठीक है। और अगर बैलेंस शीट के अलावा जो मार्केट की वैल्यू रहती है वो एडजस्टमेंट में दी रहती है, जनरली आपको बताया जाता है, तो उसको मार्केट वैल्यू कहा जाता है। जैसे एडजस्टमेंट में दिया है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 2 लाख रुपीज, तो उसे कहा जाता है मार्केट वैल्यू। तो अगर आपको प्रॉब्लम में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, दोनों दिया है, तो हम जनरली प्रीफर करेंगे हमेशा मार्केट वैल्यू को, बुक वैल्यू को नहीं। अगर दोनों दिया है तो बुक वैल्यू भी और मार्केट वैल्यू भी। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम में मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सपोज मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं है, सिर्फ बुक वैल्यू है, ऑब्वियसली बुक वैल्यू तो दिया ही रहेगा क्योंकि बैलेंस शीट तो दी रहेगी आपको। तो जो बुक वैल्यू है उसे आपको लेना है नेट एसेट्स कैलकुलेट करते समय। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये चीज। तो ध्यान में रखिए हमेशा एसेट्स की जो वैल्यू है, मैं एसेट्स के बारे में बोल रहा हूँ, एसेट्स कोई भी हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, लैंड हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, व्हाटएवर। क्योंकि डेटर्स भी क्या है, अगर 25,000 के डेटर्स है लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू हमें 22,000 मिलने वाली है, बाद में 22,000 मिलने वाले, तो डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22,000। स्टॉक होता है, स्टॉक वो भी हमारी एसेट है, तो स्टॉक की वैल्यू समझ लीजिए पहले 25,000 थी, अभी उसको डेप्रिसिएट या कम हो गई, वो अभी 20,000, तो हमें 20,000 लेनी है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, पहले 20,000 थी, आज 30,000 हो गई है, तो 30,000 लेना है। सो कोई भी एसेट रहे जो हमारे नेट एसेट कैलकुलेट करते वक्त टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस जो भी एसेट आएगी, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों देखिए। अगर बुक वैल्यू दिया है और मार्केट वैल्यू भी दिया है तो मार्केट वैल्यू प्रीफर करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। ध्यान में रहेगा, याद रखोगे, करोगे, कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो इतना भी ध्यान में आप रखना है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो आपके नोट्स में अगर आप देखोगे तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, देख लीजिए। दिख रहा है? दिख रहा है ना? सो उसको मैं आपको ऑलरेडी वो तो सॉल्व करके बताया आपको, लेकिन मैं किस तरह से सॉल्व किया हुआ है वो आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, ठीक। तो चलिए पहले क्लीन कर लेता हूं। ठीक है, सो प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रहा है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड द बैलेंस शीट ऑफ सिप्ला लिमिटेड ऑन 31st December 2009 फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले एक चीज, जब भी आप प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम जब भी आप देखोगे उसे पहले पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज क्या देखनी है, तो आपके प्रॉब्लम में कौन सी मेथड दी है, क्योंकि हमें तीनों मेथड से प्रॉब्लम पूछ सकता है, या तो इंट्रिंसिक या नेट एसेट मेथड बोलेगा, या तो यील्ड मेथड बोलेगा, या फेयर वैल्यू मेथड बोलेगा। तो कौन सी मेथड बोला है ये पहले देख लीजिए। ये प्रॉब्लम में क्लियरली बोला है कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो ये भी नाम ध्यान में रखिए कि नेट एसेट को हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या एसेट बैकिंग मेथड भी बोलते हैं। अगर आप इसमें से चूक गए कि कौन सी मेथड है, हमें पता है सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का फॉर्मूला है, अचानक से उसने बोल दिया एसेट बैकिंग मेथड से सॉल्व कीजिए, हमें पता नहीं, सर ने पढ़ाया नहीं है, कैसे होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको सभी नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी मेथड बोला है उसने? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। उसको आप अंडरलाइन कर लेना। अगर कॉपी में लिखा है प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली अगर आपके नोट्स में है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान में रखिए कि वो कौन सा है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते समय हमें नेट एसेट दिया हुआ नहीं रहता है जनरली प्रॉब्लम में, बैलेंस शीट दी रहती है और उस बैलेंस शीट में से हमें नेट एसेट कैलकुलेट करना पड़ता है, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज करके।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट में देखिए हम एसेट्स देखते हैं। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या निकालना है हमको, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे पहले हेडिंग दे देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकाली जाती है, फॉर्मूला क्या अपना, बोलो क्या है फॉर्मूला। जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू बोला है तो हमें इक्विटी शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही निकालना पड़ता है। अगर प्रेफरेंस शेयर प्रॉब्लम में दिए रहेंगे तो उनको भी आपको माइनस करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू भी आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो जो नेट एसेट्स जो बचेगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकालना पड़ता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू क्या आता है, टोटल नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब यहां पे हमें नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देंगे, प्रॉब्लम जैसे उसने सॉल्व किया वैसा हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम अलग तरह से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। नीचे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, अब नेट एसेट्स कैसे निकाली जाती है, तो आपको पता है नेट एसेट्स कैसे निकाली जाती है, मैंने आपको तब पहले ही बताया था। सो टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग व्हाट, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, बराबर। तो अभी हम देखेंगे कि अपने पास कौन कौन सी एसेट्स है जो हम ले सकते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू है या बुक वैल्यू दी है वो भी हम कंपेयर करके देखेंगे। अगर मार्केट वैल्यू होगी तो मार्केट वैल्यू लेंगे, अगर नहीं होगी तो बुक वैल्यू लेंगे। सो देखिए एसेट साइड में बिल्डिंग्स, ऑब्वियसली बिल्डिंग क्या है, फिक्टिशियस एसेट है क्या, नहीं ना, हमारी एसेट है। तो यहाँ पे हम लेंगे बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ है 70,000, दैट इज बुक वैल्यू। नीचे बिल्डिंग की वैल्यू दी है क्या और कुछ अलग से, यस, बिल्डिंग इज नाउ वर्थ रुपीज 3,50,000। मैंने बोला था अगर वो मार्केट वैल्यू देगा तो वो कहां पे देगा, एडजस्टमेंट में। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें दिया हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 3,50,000। तो वी हैव टू टेक 3,50,000 बिकॉज एज पर रूल जब हम नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं तो हमें मार्केट वैल्यू लेना है, बुक वैल्यू नहीं। अगर दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो ऑब्वियसली हम कौन सी वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एसेट देखते हैं क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर का अमाउंट उसका है 3,000। नीचे देखिए फर्नीचर का अमाउंट दिया है क्या, नहीं है, तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या लेंगे, उसकी बुक वैल्यू लेंगे। कितना है, 3,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक की ऑलरेडी मार्केट वैल्यू दी है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो दिया है वही लेंगे हम। स्टॉक बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम ही है उसकी, 4,50,000। तो यहाँ पे हमने ले लिया 4,50,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। अब इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिया है 3,35,000 और उसका फेस वैल्यू 4 लाख। तो हम उसका कॉस्ट वैल्यू नहीं लेंगे, उसका जो आपका बुक वैल्यू है वही लेना पड़ेगा हमें, दैट इज 3,35,000। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हम लेंगे 3,35,000। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बिल्डिंग की तो मार्केट वैल्यू हमने ले ली, लेकिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, सॉरी कॉस्ट वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, उसकी जो वैल्यू दी है वो क्यों ले रहे हैं, फेस वैल्यू क्यों नहीं। तो क्या होता है फेस वैल्यू मतलब, मैंने आपको पहले ही बताया, कंपनी जब इशू करती है तो जो प्राइस पे इशू करती है उसको फेस वैल्यू कहा जाता है।
और मार्केट में जो प्राइस रहती है उसको मार्केट वैल्यू कहा जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने शेयर्स परचेज किए थे, उसकी प्राइस जब मैंने लिया था 4 लाख थी, लेकिन आज उसकी प्राइस 3,35,000 है, मार्केट वैल्यू 3,35,000, तो मार्केट वैल्यू लूंगा ना मैं 3,35,000, इसलिए उसको 3,35,000 लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स। डेटर्स भी लेने पड़ेंगे, वो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, आप अपने प्रोफॉर्मा में देख लीजिए, सब एसेट्स आती है। डेटर्स कितना है, 2,80,000, नीचे कुछ एडजस्टमेंट है मार्केट वैल्यू के बारे में नहीं है, तो हम कितना लेंगे, 2,80,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बैंक, इट इज ऑल्सो टोटल एसेट, पार्ट ऑफ टोटल एसेट, तो बैंक भी लेंगे, कितना अमाउंट है उसका, 60,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60,000, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर दिया, मैंने आपको जब भी बोला था, क्या बोला था कि फिक्टिशियस एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट नॉट राइट ऑफ आता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आता है, अंडर राइटिंग कमीशन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस आता है, जो लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, वो लेने की जरूरत हमको नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे। सो इसकी टोटल कितनी आती है, देखो वो आ रही है 14,78,000, ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने 14,78,000। चलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम देखने में, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये आ गया 14,78,000, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं 14,78,000। अब इसमें से क्या माइनस करना है, एज पर फॉर्मूला नेट एसेट का, इसमें से माइनस करना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो यहाँ पे मैं लेस करूंगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज देखेंगे हम, क्या क्या है हमारे पास, लायबिलिटीज साइड में देखिए, इंटरनल एक्सटर्नल मैंने आपको पहले ही बताया, तो पहले प्रेफरेंस शेयर दिए, शेयर कैपिटल है वो तो इंटरनल लायबिलिटी होती है हमेशा, उसके बाद इक्विटी शेयर दिए, इट इज आल्सो इंटरनल लायबिलिटी, उसके बाद रिजर्व्स दिए, इंटरनल लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, इंटरनल लायबिलिटी, ओनली क्रेडिटर्स आर गिवन, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्रेडिटर्स। सो हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स को, एक ही आइटम है तो डायरेक्ट आउटर में लिख देंगे 48,000, तो इसको माइनस करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, 14,78,000 में से 48,000 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 14,30,000। दिस इज व्हाट, दिस इज योर नेट, टोटल नेट एसेट्स, टोटल नेट एसेट्स। तो हमें क्या निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, तो यहाँ पे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पे हमें सिर्फ अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स दिए रहते हैं तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे उठा के लिख देते थे और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो टाइप के शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी, तो हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तब जो बचेगा दैट विल बी नेट एसेट्स ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सो look in your problem, there is a preference shareholders amount is given in your balance sheet, that is rupees 1 lakh, so it will be minus from this, so minus preference share capital, and that is 1 lakh. So after deducting 1 lakh, how much amount is remain there, कितना बच रहा है वहां पे, 13,30,000, 13,30,000 बराबर। तो ये जो अमाउंट आई है नेट एसेट की, दिस इज कॉल्ड नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आया, फिर से एक बार बताओ, चलिए एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूं मैं आपके लिए, रिवाइज करता हूं। तो जब भी आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्रॉब्लम में मेथड, कौन सी मेथड दी हुई है, तो यहाँ पे क्या बोला है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का मतलब इक्विटी शेयर की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर प्रेफरेंस शेयर दिए है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बोलिए, अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं दिए तो पूरी की पूरी नेट एसेट तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स की रहेगी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में लिख दिया इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू टोटल नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे नेट एसेट आपको दी है क्या, नहीं दी है, तो हमें क्या करना है सर, निकालना है सर। कैसे निकालेंगे सर, तो फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरह से, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर जी,
जी नेट एसेट्स का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आएगी, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ दीजिए। पहले आप क्या करेंगे, आपकी बैलेंस शीट में आइटम देखेंगे जो फिक्टिशियस है उसको टिक मार्क कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जो बची हुई एसेट्स है वो आपकी कौन सी एसेट्स रहेगी, नॉर्मल एसेट्स रहेगी जो हमको लेना है नेट एसेट्स के लिए। तो हमने ले लिया बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बैंक। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज कि जब भी आप एसेट लोगे तो उसकी वैल्यू देखोगे कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दिया है क्या। अगर दोनों दिया है तो मार्केट वैल्यू पे लेंगे, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो बुक वैल्यू पे लेंगे। ठीक है ना, ऑब्वियसली दोनों दिया रहेगा या एक तो कोई ना कोई रहेगी। बुक वैल्यू तो रहेगी, मार्केट वैल्यू हमेशा रहेगी जरूरी नहीं है, लेकिन बुक वैल्यू रहेगी क्योंकि बैलेंस शीट में जो वैल्यू रहती है उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। तो वो तो दिया ही रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने ले लिया बिल्डिंग 3,50,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 4,50,000, इन्वेस्टमेंट 3,35,000, डेटर्स 2,80,000, बैंक 60,000, टोटल आ गया 14,78,000। ओके, अब ये आ गई आपकी टोटल एसेट्स। इसमें से किसे माइनस करना है, यहाँ पे जगह नहीं है, आपको दिखेगा नहीं वीडियो से, इसलिए मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और ये मैंने इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 14,78,000 को। इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मैं आपको पहले ही बताया था एक्सटर्नल लायबिलिटीज में जो बाहर वालों की लायबिलिटीज है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहा जाता है ना। हाँ, कहा जाता है सर। तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसमें क्या है, सिर्फ क्रेडिटर्स है। तो मैंने क्रेडिटर्स को माइनस कर दिया। कितने क्रेडिटर्स आपके 48,000। तो क्या बचा, टोटल नेट एसेट्स बचा कितना, 14,30,000। ये टोटल नेट एसेट्स दोनों शेयर होल्डर्स के लिए, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी है। तो हमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमें नेट एसेट्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी टोटल नेट एसेट्स आई है उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देंगे, सिंपल। तो क्या बचेगा, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना बचा, 13,30,000। दिस इज आवर नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे। नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है, 13,30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉब्लम में देखिए इक्विटी शेयर्स कितने दिए हुए हैं। तो देखिए आप लायबिलिटी साइड में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दिए 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, वो हमें नहीं लेना है। उसके नीचे देखिए 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 फुल्ली पेड दिया है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 4000। तो 13,30,000 को अगर आप 4000 से डिवाइड कर लोगे तो कितना बचेगा, 332.5। This is value per share और this is intrinsic value per share। यहाँ पे मैं लिख दूंगा therefore intrinsic value per share equal to 332.5। Okay, so this is our first problem। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम, और आपको पहले ऐसी 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपके नोट्स में दिए हुए हैं। तो ये तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व ही था, आपकी सुविधा के लिए मैंने उसको डाल के रखा था। इसके बाद आप फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं आता है तो फिर से मैं आपको एक बार समझा दूंगा, सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम जब अपना सेशन लेंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहेंगी, हम उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। इतना करके मैं अपना ये वीडियो डिस्कनेक्ट करता हूँ, खत्म करता हूँ।